नमस्कार मित्रों, लाइव सिटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। कि पदार्थ विज्ञान में जो मटेरियल साइंस है, ठीक है, मटेरियल साइंस के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, मटेरियल साइंस के बारे में हम क्या कर सकें, पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसी पर आधारित हम अभ्यास प्रश्न आज इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मटेरियल साइंस पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको देखें, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को करें। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। ये जो मैंने अभ्यास प्रश्न बनाए हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्लस उनका डिस्कशन भी साथ में दिया हुआ है। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हेमेटाइट किसका एस्क है। हेमेटाइट यहाँ पे लिखा हुआ है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट किसका एस्क है। तो देखिए, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और जस्ता। अब इनमें से कौन सा इसका आंसर है वो हमें देना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमें क्या करना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो राइट आंसर होता है उसको गोला भरना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ हेमेटाइट। क्या, हेमेटाइट। अब हेमेटाइट मतलब क्या है, एक एस्क है। अब ये किसका एस्क है हमें ज्ञात करना है। तो हेमेटाइट है जो लोहा का एस्क होता है। किसका होता है, लोहे का एस्क होता है। हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का एस्क होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि लोहे का एस्क कैसे है। तो देखिए चलते हैं। अब देखिए, हमने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, अब इसमें लोहे के जितने भी एक्स हैं, अयस्क हैं, ठीक है, लोहे के जितने भी अयस्क हैं उनको दे रखा है। तो हमने पढ़ा था क्या, हेमेटाइट किसका एस्क है, ये लोहे का एस्क है। किसका एस्क है, लोहे का। यानी जो आयरन का जो एस्क होता है वो क्या होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है, अब ये जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड ग्रुप में। अब ऑक्साइड ग्रुप में जो पाए जाने वाले हैं वो इसके रिलेशन में जैसे हेमेटाइट है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। क्या होता है, Fe2O3 होता है, जिसमें लोहे की मात्रा 60 से 65% पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो है इसके लोहे का वो मैग्नेटाइट है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O4। ठीक है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है 70 से 75%। कितनी पाई जाती है, 70 से 75% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिमोनाइट। ठीक है, जो कि जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसे जलयुक्त लोहा भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसे जलयुक्त लोहा भी कहते हैं लिमोनाइट को। ठीक है, तो ये Fe2O3H2 होता है। इसमें जो 30 से 60% लोहा होता है और 14.5% इसमें पानी होता है, इसलिए इसे हम जलयुक्त लोहा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका एस्क पाया जाता है वो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जिसे हम पायराइट्स कहते हैं, और जिसका सूत्र होता है FeS2, और इसमें 40 से 45% क्या पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में, जिसे हम सिडोराइट कहते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, सिडोराइट होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो FeCO3 है, जिसमें 40 से 48% क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था कि हेमेटाइट किसका एस्क होता है, ये लोहे का एस्क होता है, और हमने इस गोले को क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, यानी काला कर दिया है। इस प्रकार हमें इसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर आधारित, लोहे एस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा होती है। अब ऐसा कौन सा लोहे का एस्क है जिसमें लोहे की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो हमने देखिए टेबल में देखते हैं, तो इसमें लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में है, मैग्नेटाइट में। किस में है, देखिए मैग्नेटाइट में लोहे की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 70 से 75%। इसको याद कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटाइट मतलब महंगा, यानी सबसे ज़्यादा महंगा। तो मैग्नेटाइट को मतलब महंगा, सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगी, मैग्नेटाइट में मिलेगी। तो मैग्नेटाइट, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ये सब लोहे की एस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और पायरेट, सब क्या है, लोहे के एस्क हैं। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, तो हमने इसका आंसर क्या कर दिया, बी। यहाँ पर ब्लैंक, हम यहाँ पर बी क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसी पर आता है। देखिए, ब्लास्ट भट्टी से प्राप्त आयरन कहलाता है। अब जो ब्लास्ट भट्टी होती है, जिसे हम बात्या भट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम बात्या भट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस बात्या भट्टी से जो कौन सा लोहा प्राप्त होता है, कि पिग आयरन प्राप्त होता है, या कास्ट आयरन प्राप्त होता है, या स्टील प्राप्त होता है, या येलो स्टील प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या है, पिग आयरन। क्या होगा इसका,
पिग आयरन, यानी इसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। लोहे में सबसे पहले कच्चा लोहा ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं बात्या भट्टी क्या होती है। तो देखिए बात्या भट्टी के बारे में मैं कच्चा लोहा के बारे में पढ़ाता हूँ। कच्चा लोहा क्या होता है, ठीक है। लोह एस्क से सबसे पहले कच्चा लोहा प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि जो लोहा का जो एस्क होते हैं, ठीक है, 3-4 एस्क होते हैं आपके ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, जिसकी हमने टेबल पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले कच्चा लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। इस कच्चे लोहे को बात्या भट्टी में, देखिए अब कच्चा लोहा किससे प्राप्त हो रहा है? हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? यहाँ, यानी कच्चे लोहे को बात्या भट्टी में प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त करते हैं? लोहा एस्क कॉक चूना पत्थर के साथ पिघलाकर प्राप्त हम करते हैं। कॉक लोहे एस को क्या करता है? आवश्यक ऊष्मा और अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। जो कॉक होता है उस लोहे को जो क्या है उसमें जलाने में सहायक होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? ऊष्मा देने का काम करता है और अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। अपचयन मतलब लोहे में से जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बाहर निकालना, ये अपचयन क्रिया कहलाती है। तथा लोहे में राख की मात्रा कम, फास्फोरस व गंधक रहित कर देता है। कौन करता है? ये कॉक, यानी राख की मात्रा कम करता है और फास्फोरस और गंधक रहित उसको कर देता है, ठीक है। चूना पत्थर एक फ्लक्स का काम करता है इसमें, और जो अशुद्धियों को अपने साथ बहा ले जाता है। इस प्रकार हम कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। देखिए कच्चा लोहा, हमारा जो क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि जो कच्चा लोहा वो कौन सी भट्टी से प्राप्त करते हैं? कौन सी भट्टी से प्राप्त करते हैं? यानी बात्या भट्टी से, या दमन भट्टी कहते हैं इसे, ठीक है, या ब्लास्ट भट्टी से हम कहते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसका? यानी इसको हम कौन सा प्राप्त करते हैं? पिग आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कास्ट आयरन का उत्पादन इस भट्टी में किया जाता है। अब दूसरा कास्ट आयरन, जिसे हम कहते हैं डलवा लोहा। क्या कहते हैं इसे? हम डलवा लोहा कहते हैं, ठीक है। अब जो डलवा लोहे का जो उत्पादन है वो कौन सी भट्टी से करेंगे, ठीक है। तो जो डलवा लोहे को जो हम जानते हैं कि जो कास्ट मतलब का, इसका का अच्छा ले लेते हैं, और जो भट्टी का ले लें का सबसे पहले किसका आया? कीपोला। तो जो कास्ट आयरन का जो हम प्राप्त करते हैं वो कौन सी भट्टी से प्राप्त करते हैं? कीपोला भट्टी से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कास्ट मतलब का इसका अक्षर और का इसका अक्षर, क्यूपोला या कास्ट आयरन, ठीक है। तो क्यूपोला भट्टी से कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कैसे, देखिए इसके बारे में देखें, हम पढ़ते हैं। देखिए डलवा लोहा यानी कास्ट आयरन को हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, कास्ट आयरन से लिखते हैं। तो डलवा लोहा, ठीक है, डलवा लोहे से डलाइयाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाए जाते हैं? हम डलाइयाँ कास्ट करते हैं, कास्टिंग करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डलवा लोहा कहते हैं। अब बात्या भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को, जो हमने कच्चा लोहा प्राप्त किया किससे? बात्या भट्टी से, को कॉक व चूना पत्थर आदि के साथ उचित अनुपात में मिलाकर इसे हम क्यूपोला भट्टी में तैयार करते हैं। तो हमारा आंसर कहाँ है? यानी जो डलवा लोहा है वो किस भट्टी में तैयार करते हैं? हम क्यूपोला भट्टी में तैयार करते हैं। किस में? क्यूपोला भट्टी में तैयार करते हैं। तो मैं आपको यानी मल्टीपल क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिस्कशन भी बता रहा हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छी तरह से याद करें इनको, ठीक है। तो हमने ये क्या तीसरा क्वेश्चन कर लिया, यानी ब्लास्ट भट्टी किस से प्राप्त लोहा कौन सा होता है? पिग आयरन होता है। और कास्ट आयरन का उत्पादन किस भट्टी में करते हैं? हम क्यूपोला भट्टी में हम इसका करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पाँचवा क्वेश्चन है, ब्लास्ट भट्टी का नाम ब्लास्ट भट्टी इसलिए है। तो इसका देखिए हमने भट्टी पढ़ ली हमने, ब्लास्ट भट्टी। इससे हम पिग आयरन यानी ब्लास्ट भट्टी से हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। अब इसकी जो विशेषता क्या है बात्या भट्टी की, कि इसमें हम गर्म वायु देते हैं। क्या देते हैं? इसमें हम गर्म वायु देते हैं। गर्म वायु देने से क्या होता है? कॉक जलता है और उसमें ज़्यादा उत्पन्न होती है और भट्टी का तापमान अच्छा पहुंच जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक भट्टी का तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। इसकी भट्टी का हर्थ का तापमान मतलब नीचे जो तापमान होता है वो कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लास्ट भट्टी में। ब्लास्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें हम गर्म वायु के झोंके, ब्लास्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर गर्म वायु के झोंके भेजते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्ट कहते हैं। इसलिए इस भट्टी का नाम ब्लास्ट भट्टी कहलाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे वेल्ड द्वारा वेल्डिंग नहीं कर सकते? किसे गैस द्वारा, यानी गैस द्वारा वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कास्ट आयरन होता है, क्या कास्ट आयरन कास्ट आयरन हमने पढ़ा कि कास्ट आयरन केवल ढलाई कर सकते हैं, इस पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन होता है, इस पर हम क्या नहीं कर सकते हैं? गैस द्वारा वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। पीतल कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं और सोना कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन की हम क्या नहीं कर सकते? वेल्डिंग नहीं कर सकते। इसलिए जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा, यानी कास्ट आयरन
यानी निम्न में से किसी गैस द्वारा वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो कास्ट आयरन को हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो देखिए इसके बारे में हम कास्ट आयरन के संगठक और उसके गुण के बारे में पढ़ लें, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि कास्ट आयरन में क्या गुण होते हैं। ठीक है, देखिए तो कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2 से 4% होती है। और इसमें लोहे की मात्रा होती है 94 से 98%। कितनी होती है? 94 से 98% होती है। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज क्या होते हैं? वांछित मात्रा में, उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब कास्ट आयरन गुण क्या होते हैं? यह भंगुर होता है, इसलिए झटके तथा आघात सहन नहीं कर सकता। क्या हो सकता है, क्या होता है? ये भंगुर होता है और झटके और आघात ये सहन नहीं करता है। इससे ढलाइयाँ के कार्य में प्रयुक्त, केवल इसे क्या करते हैं हम? ढलाइयाँ करते हैं। कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है वो 1520 ना होकर इसका जो गलनांक होता है वो 1200 से 1350 डिग्री के मध्य होता है। कितना होता है इसका जो गलनांक होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 1200 से 1350 डिग्री सेल्सियस का ताप यानी गलनांक होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 1200 से 1350 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? गलनांक होता है। यह कठोर होता है, इसे आसानी से गलाया जा सकता है। ठीक है, और यह बनावट में दानेदार और रवेदार होता है। कैसा होता है? ये दानेदार और रवेदार होता है। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर ये है, इसे वेल्ड और फोर्ज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसको हम? इस पर वेल्डिंग यानी गैस वेल्डिंग द्वारा वेल्डिंग और फोर्जिंग इस पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्डिंग करते टाइम वेल्डिंग केवल क्या होता है, ये क्या होता है, केवल क्या होता है, ओनली ये ढलाइयाँ की जा सकती हैं इससे। और फोर्जिंग करते टाइम क्योंकि ये भंगुर होता है, इसलिए इस पर हम फोर्जिंग नहीं कर सकते। अगर इसमें थोड़ी हथौड़े की चोट मारते हैं तो फोर्जिंग करते टाइम तो क्या हो जाता है? ये टुकड़ों में बिखरते हुए होता है, इसलिए इस पर हम क्या नहीं कर सकते हैं? फोर्जिंग नहीं कर सकते। और ना ही इस पर हम क्या नहीं कर सकते? वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल क्या कर सकते हैं? इसे हम ढलाई कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी वेल्ड किस पर नहीं कर सकते हम? कास्ट आयरन पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, आयरन की सबसे शुद्ध अवस्था कौन सी है? यानी लोहे की सबसे शुद्ध अवस्था कौन सी होती है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में लोहे की जो अवस्था होती है वो 94 से 98% अभी पढ़ा हमने। पिग आयरन में जो लोहे की जो अवस्था होती है बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें रॉट आयरन और स्टील। अब देखते हैं जो ये रॉट आयरन है, क्या है ये? रॉट आयरन है। देखिए रॉट आयरन का आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रॉट आयरन जो पिटवा लोहा है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है? सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि का उत्पादन पुडलिंग भट्टी में करते हैं। अब कौन से लोहे का जो उत्पादन है हम पुडलिंग भट्टी में करते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? रॉट आयरन होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब रॉट आयरन यानी पिटवा, इसको याद करने का तरीका पी यानी पिटवा। देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको हम? पिटवा लोहे का उत्पादन हम किससे करते हैं? पुडलिंग भट्टी से। तो इसका हम क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? देखिए पा ले लिया, और इसका क्या ले लिया हमने? पुडलिंग का पा ले लिया। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम यानी कास्ट आयरन के लिए क्यूपुला भट्टी काम में लेते हैं, ऐसी पिटवा के लिए हम पुडलिंग भट्टी उपयोग में लेते हैं। तो देखिए अब इन दोनों के लिए मैंने एक क्या बनाया है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बनाया। तो देखिए सबसे पहले पिटवा लोहा, यानी पिटवा लोहा क्या होता है? जिसे हम रॉट आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉट आयरन कहते हैं। ठीक है, इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं? कच्चे लोहे से। ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? रॉट आयरन होता है। यानी इस लोहे की जो शुद्धता होती है 99.9% इसकी लोहे की शुद्धता होती है। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है बहुत कम पाई जाती है, यानी 0.02 से 0.15% तक की पाई जाती है। ठीक है, तो ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहे का उत्पादन पुडलिंग भट्टी में, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि जो पिटवा लोहे का जो उत्पादन किस में करते हैं? पुडलिंग भट्टी में करते हैं। कच्चे लोहे को पुनः पिघलाकर किया जाता है। ठीक है, इसमें धातु सीधे अग्नि के संपर्क में नहीं आती है, जिससे आयरन में कार्बन नहीं मिल पाता। अब धातु कैसी होती है? इसमें सीधे ही अग्नि के संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि अग्नि में क्या होता है? कार्बन। जब कार्बन के संपर्क में नहीं आएगी तो कार्बन भी इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब जो कार्बन होता कहाँ जाता है इस विधि में? ताप फर्नेस की छत से रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसे हम उससे क्या होता है? जो ये कच्चा लोहा, कास्ट आयरन नहीं, कौन सा? कच्चा लोहा पिघलता है। यहाँ पे क्या होता है? कच्चा लोहा यूज लेते हैं हम। जो कच्चा लोहा यानी पिग आयरन, कच्चा लोहा क्या होता है? यहाँ पे कच्चा लोहा पिघलता है। ठीक है, उससे कहाँ से? जो अग्नि आ रही है ऊपर से। ठीक है, इस प्रक्रिया से लोहे की सभी अशुद्धियाँ जलकर गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती हैं। पिघले हुए कच्चे लोहे को भट्टी से बाहर निकालकर हथौड़े से पीटते हैं, और पीटने से उसमें आई अशुद्धियाँ और धातुमल हट जाता है,
और शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। और पिटवा लोहा कौन सी भट्टी से प्राप्त करते हैं? पुल्लिंग भट्टी से प्राप्त करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन रिवेट और चद्दरें बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी आयरन की जो रिवेट हैं, लोहे की जो रिवेट हैं और चद्दर बनाने के लिए हम किसका उपयोग लेते हैं? क्योंकि जो पिटवा लोहा होता है उसको हम पीट पीट कर फैला सकते हैं। तो इसका आंसर इसी तरीके से कि रॉट आयरन, यानी रॉट आयरन इसका आंसर होगा। ठीक है, पिटवा लोहा ही इसका क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि इससे हम चद्दरें और रिवेट बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो देखिए उसके बाद एक और चलते हैं। किसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लोह धातु की अपेक्षा अधिक होती है? ठीक है, तो इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है कि किसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लोह धातु की अपेक्षा अधिक होती है? क्योंकि जिसमें लोहा सबसे शुद्ध होगा उसमें ही लोहे की यानी चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि चुंबक क्या होता है? लोहे की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? पिटवा लोहा ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? पिटवा लोहा होगा। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी चुंबकीय सबसे ज़्यादा किस में होगी? पिटवा लोहा में, क्योंकि पिटवा लोहा 99.9% क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए इसके पिटवा लोहे के हम गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। पिटवा लोहे के क्या क्या गुण होते हैं देखिए। सबसे पहले इसका उपयोग सीट्स, देखिए हमारे जो क्वेश्चन में था सीट्स बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पिटवा लोहे का। ग्रिल, ठीक है, चैन, पाइप, लोहे की रॉड और नालीदार चादरें, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिटवा लोहा होगा। ठीक है, इससे हम बनाते हैं। पिटवा लोहा कितना होता है? 99% शुद्ध लोहा होता है। इसमें तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसे हम आसानी से तार व चादरें बना सकते हैं। इसे वेल्डिंग द्वारा आसानी से जोड़ा सकता है। इसकी आघात सहन करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, तभी कि पिट पिट के क्या हो जाता है? ये चद्रों के रूप में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे है इसका। पिटवा लोहे को गर्म अवस्था में पीट कर विभिन्न आकारों में बदल सकते हैं। ठीक है, इसकी सतह को केस हार्डनिंग विधि से क्या कर सकते हैं? कठोर कर सकते हैं। केस हार्डनिंग मतलब बाहरी सतह को हार्ड करना। ठीक है, इसका जो गलनांक है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका जो गलनांक कितना होता है? 15 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे रोल्ड व फोर्ज कर सकते हैं। इसे हम रोल्ड यानी रोलर के द्वारा रोल यानी फैला सकते हैं चद्रों के रूप में, और इसको फोर्जिंग भी कर सकते हैं। देखिए हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसमें चुंबकीय शक्ति अन्य लोहों से अधिक होती है, क्योंकि ये 99% क्या होता है? शुद्ध होता है। इस पर ऊष्मा उपचार जैसे कठोरी और पानीकरण हम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कठोर और पानीकरण नहीं कर सकते हैं। केवल हम इस पर केस हार्डनिंग कर सकते हैं, यानी इसकी सतह को ही हम क्या कर सकते हैं? हार्ड कर सकते हैं। कास्ट आयरन की तरह इसे हम सांचों में नहीं डाल सकते। इसे हम सांचों में भी नहीं डाल सकते, केवल पीट कर इसे हम चद्रों के रूप में फैला सकते हैं। तो हमारे इस दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर होंगे वो क्या होंगे? कास्ट आयरन यानी रॉट आयरन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? रॉट आयरन कहेंगे या पिटवा लोहा कहेंगे। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टील का उपयोग कटिंग टूल बनाने में होता है? देखिए कटिंग टूल किसका? कटिंग टूल। अब कटिंग टूल के लिए हम कौन सा तत्व लें जो सबसे ज़्यादा कठोर होगा? तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, इसलिए तो इसके लिए यानी कटिंग टूल्स बनाने के लिए क्या होता है? टंगस्टन स्टील का उपयोग हम करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन स्टील का उपयोग करते हैं। तो देखिए टंगस्टन स्टील क्या होती है? तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। टंगस्टन स्टील क्या होती है? टंगस्टन स्टील में आयरन के साथ 18% टंगस्टन और 0.5 से 1% क्या होता है? कार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये भूरे रंग की धातु है और यह कठोर व घिसाव रोधी होती है। कैसी होती है? कठोर भी होती है और घिसाव रोधी भी होती है। इसका उपयोग कटिंग टूल्स, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन स्टील का उपयोग हम करते हैं। इसी का उपयोग स्थायी चुंबक, वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। यह स्प्रिंग स्टील के समान प्रयोग हो सकता है, यानी स्प्रिंग स्टील होती है उसी की तरह हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो हम यानी जो कटिंग टूल्स बनाने के लिए जो हम स्टील यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे? टंगस्टन स्टील यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, का उपयोग संचायक सेल में बनाने में करते हैं। तो देखिए जो भी सेल होते हैं उनमें शीशा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? शीशा का यूज करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, सब जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यानी शीशा का उपयोग संचायक सेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुण के कारण धातु को चोट मारने पर वह टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिस्कशन पहले पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा देखिए कि एक गुण के कारण, कौन सा गुण है जिसके कारण धातु को अगर हम चोट मारें तो वह टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है? उसे हम कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं? भंगुरता या ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, तो भंगुरता क्या होती है? इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा। ठीक है, भंगुरता क्या होती है देखिए उसके बारे में देखते हैं। भंगुरता, ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस क्या होता है?
धातु का वह गुण जिसमें धातु पर प्रहार करने पर वह दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, भंगुरता का गुण कहलाता है। यानी भंगुरता क्या होती है, धातु पर अगर हम प्रहार करें और वह दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए, उसे हम भंगुरता कहते हैं। अब भंगुरता गुण किस में होते हैं, जैसे गंधक में होता है, कांच और ढलवा लोहे में किसके गुण होते हैं, भंगुरता के गुण होते हैं। ठीक है, तो हमने इसका जो आंसर क्या होगा वो भंगुरता होगा। ठीक है, यह होगा। निम्न में से कौन सी धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सी धातु सबसे तन्य है, यानी सबसे तन्य धातु होगी, जैसे हम तार के रूप में बदल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है तांबा। क्या होता है, वैसे सबसे ज़्यादा तन्य जो होता है वो क्या होता है, सोना होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोना, लेकिन यहाँ पर सोना दिया हुआ नहीं है, क्या दिया है, तांबा। तो सोने के बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्य क्या होता है, तांबा होता है। इसकी हम तार के रूप में खींच सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तांबा होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग ब्रुश को बनाने के लिए किस एलॉय का उपयोग किया जाता है। अलॉय मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यानी फॉस्फोरस युक्त कांसा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फॉस्फोरस कांसा युक्त करते हैं। इसका आंसर पहला होगा। ठीक है, तो देखिए, यानी कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है, इसमें 10% टिन और 86 से 89% क्या होता है, तांबा होता है, और 2 से 4% इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, यह अत्यधिक कठोर, समुद्री जल की प्रति संक्षारण प्रतिरोधी, घिसन प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बियरिंग कहाँ करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, बियरिंग। यानी बियरिंग या बियरिंग ब्रुश बनाने के लिए हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। ठीक है, गियर्स बनाने में, बर्म गियर, स्लाइड, वाल्व स्प्रिंग आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जो बियरिंग ब्रुश बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कास्ट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर हीटिंग उपकरण के लिए, हम जो पानी को हीट करते हैं, ठीक है, उपकरण के लिए बड़े पैमाने पर किस अलॉय धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाटर हीटिंग के लिए जो हम रॉड उपयोग करते हैं, तो उसमें जो होता है वो होता है तांबा। क्या होता है, तांबा। तांबे की विद्युत सुचालकता अधिक होती है, इसलिए इसका तांबे का इसमें उपयोग हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा होगा। क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा अलॉय मिश्र धातु है। ठीक है, अलॉय मिश्र धातु यानी एल्युमिनियम अकेला होता है, शीशा अकेला होता है, तांबा अकेला, लेकिन पीतल क्या होता है। मैंने आपको इसको क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ कि जो पीतल है, पीतल पिताजी, यानी तो कैसे याद कर सकते हैं, पीतल यानी तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है पीतल। ठीक है, तो पीतल कैसी है, मिश्र धातु है। तांबा मिश्र धातु नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, शीशा नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। क्यों, पीतल क्या है, एक अलॉय मिश्र धातु है। अलॉय मतलब तांबा अलॉय और जिंक भी क्या होता है, अलॉय। इन दोनों की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। तो अब देखिए तांबा के बारे में पढ़ते हैं, तांबा क्या होता है। ठीक है, तांबा के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तांबा का ज़्यादा यूज हो रहा है इसमें। इसका मुख्य उपयोग विद्युत के तार बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, विद्युत के तार बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू बर्तन सिक्के बनाने में करते हैं। बॉयलर के पार्ट बनाने में, जो बॉयलर क्या होता है, जो भाप बनाने का कार्य करता है, पानी से भाप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बॉयलर। ऑटो पार्ट और रेफ्रिजरेटर के पार्ट, ट्यूब जहाज निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। एलॉय धातु जैसे पीतल, देखिए पीतल भी आया ना, एलॉय पीतल, यानी एलॉय होता है किसका, तांबे का। ब्रॉन्ज यानी कांसा, गन मेटल आदि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो इसका जो आंसर था वो क्या था, कॉपर। यानी वाटर हीटिंग उपकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, और अलॉय मिश्र धातु कौन सी है, पीतल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखिए, धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उस पर लगे भार को हटा देने पर वह उसके मूल रूप में वापस आ जाता है। जैसे हम स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, और स्प्रिंग में बल लगाएं और ये स्प्रिंग बल लगाने पर क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं, बल हटा देते हैं और स्प्रिंग पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ लचीलापन है, एक तरह से क्या है, लचीलापन। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वो डी होगा, लचीलापन। प्लास्टिक यानी इलास्टिसिटी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, देखिए उसके बारे में। प्रत्यास्थता, देखिए इलास्टिसिटी, ठीक है, इसे हम लचीलापन कहते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण वह धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, और परंतु लगाए गए बल को हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः आ जाता है, प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। जैसे स्प्रिंग और रबड़, रबड़ भी इसी प्रकार गुण आधारण। ठीक है, और एक स्टील में भी यही गुण होता है, स्टील में भी गुण होता है। ठीक है, ये तो समझ में आया कि प्रत्यास्थता
क्या होता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो लचीलापन या प्रत्यास्थता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रयोग के लिए सोल्डर है। अब देखिए हम इलेक्ट्रिकल कार्यों में कौन से सोल्डर का यूज करते हैं, यानी जो सोल्डर होता है हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है, नरम सोल्डर और हार्ड सोल्डर। और विद्युत सोल्डर की हम नरम सोल्डर यूज़ करते हैं। अब नरम सोल्डर में हम कौन यानी विद्युत के लिए कौन से कंपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 60% टिन और 40% ता यानी सीसा। 60% तो क्या होता है, टिन होता है जिसका SN सूत्र होता है, ठीक है। 40% क्या होता है, PV यानी लेड होता है, सीसा होता है, ठीक है। तो यानी विद्युत प्रयोग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है आपका, यानी 60% टिन और 40% क्या, सीसा, ठीक है। और देखिए पीतल पीतल प्रकार के यूज़ करने के लिए 50% टिन और ये यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है कि वो क्या होगा, 40% टिन और 60% क्या, 40% टिन, 40% तो क्या होगा, सॉरी 40% क्या होगा इसमें, 60% इसमें क्या होगा, टिन होगा, और 40% क्या होगा इसमें, सीसा। 60% क्या, टिन, ठीक है, और 40% क्या है इसमें, सीसा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत प्रयोग के लिए कौन सा सोल्डर यूज़ करते हैं। तो देखिए नरम सोल्डर, हम नरम सोल्डर का गलनांक कठोर सोल्डर से क्या होता है, कम होता है। इसका जो गलनांक होता है नरम सोल्डर का लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेजिंग के लिए, यानी ब्रेजिंग के लिए जब हम कठोर हार्ड हमें सोल्ड करना है तो उसके लिए 65% टिन और 5% शीशा मिलाया जाता है ब्रेजिंग के लिए। प्लम्बर कार्यों के लिए 35% टिन और 65% शीशा मिलाया जाता है। और रेडियो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्य है, ठीक है। इसके लिए हम 60% टिन और 40% शीशा मिलाकर यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, रेडियो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है। तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, 60% टिन वाला और 40% शीशा मिलाकर हम यूज़ करते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, ठीक है, ठीक है। 3:2 वाला यूज करते हैं। यानी मृदु सोल्डर का उपयोग सामान्यतः इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्शन जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। अब मृदु सोल्डर में कौन से कंपोजिशन का, 60% टिन और 40% शीशा का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर था वो कौन सा होगा, इसका आंसर ये, ठीक है, होगा, ठीक है, डी आंसर। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही। निम्नलिखित धातु को उनके गलनांक के तापक्रम के अनुसार हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, तापक्रम के अनुसार, ये 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो तापक्रम के अनुसार क्या है, सम्मिलित करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए पिटवा लोहा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, ठीक है। पिटवा लोहा जो होता है इसका जो क्या उतना कितना होता है, 1550, यहाँ 1500 दे रखा है, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो तांबे का होता है वो 1083 या 1084 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो ढलवा लोहे का होता है वो 1200 से 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो एल्यूमिनियम का होता है 660 या 658 की बात है, ठीक है। तो यह 660 हो सकता है इसका, ठीक है। तो यानी क्या है, पेट्रोल लोहे के लिए डी आंसर, ठीक है। और तांबे के लिए सी आंसर, और ढलवा लोहे के लिए ए आंसर, और एल्युमिनियम के लिए 658। तो यानी इनके आंसर पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज हमने क्या किया, यानी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाएं जो कि डिटेल सहित है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी तरह से पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए धन्यवाद, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।